Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ अवर 500 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस फॉर आईसीआर आईआरआई टेक्नीशियन T1। और आज का चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। एक्चुअली हमने 50% से ज़्यादा चैप्टर फिनिश कर लिया है विद इसकी थ्योरी और क्वेश्चंस। तो आज उसकी आगे की कहानी देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे हिटलर के राइज से लेकर के इवन जब सोशलिज्म एंटर होता है यूरोप में, वहाँ की कहानी जर्मनी में बेसिकली सोशलिज्म आपका एंटर कैसे होता है जर्मनी में, क्या कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। फिर 1919 में जो है हिटलर की कहानी स्टार्ट होती है एंड वी हैव कम टुवर्ड्स द ईयर ऑफ 1940। 1940 में मैंने आपको बताया कि हिटलर के पास पावर जो है वो पिनेकल पे आ गई थी, बहुत ज़्यादा इसके पास पावर हो गई थी। नाउ यहाँ पे अब इसके हिटलर क्या चाहता था? तो ये हिटलर क्या चाहता था कि भाई ये ईस्टर्न यूरोप को जीत पाए, ठीक है ना। जो ईस्टर्न यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप में कौन से हिस्सा आता था? जो आपका ये मोस्टली यूएसएसआर वाला हिस्सा है, सोवियत यूनियन का है, वो हिस्सा आया करता था ईस्टर्न यूरोप में, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको अब यहाँ पे देखनी है, ठीक है। ध्यान से सुनना, आप पेपर पेन लेके बैठ जाओ, किसी अलग जगह बैठ जाओ और ध्यान से सुनते जाना है चीज़ों को और हाँ बोलते जाना है, ठीक है। देखो, तो ये बेसिकली हिटलर चाहता क्या था कि यार हमारा जो जर्मनी है यहाँ पे यार फूड सप्लाई हमेशा आती रहे और लोगों को पास रहने के लिए बहुत सारी जगह हो, यानी कि अल्टीमेटली ये काफ़ी सारा एरिया जो है जीतना चाहता था, एक काइंड ऑफ ये पूरे यूरोप पे राज्य करना चाहता था। तो बस अब पावर में आ ही गया, तो यहाँ पे इसने एक ब्लंडर कर डाला। क्या ब्लंडर किया इसने? जून 1941 में इसने अपनी पूरी आर्मी उठाई और यहाँ पे आपका जो सोवियत यूनियन था इस पे हमला कर दिया। क्या कर दिया भाई? सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया। ये क्या है यार नीचे? अच्छा, ये तो नीचे की कहानी मैंने आपको कल बताई थी। चलो यार, खैर कोई खाली पेज ढूंढते हैं और वहाँ पे अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये क्या चाहता था आपका हिटलर कि कहाँ तक पहुँच गया था? हाँ, ये यूरोप पे इसने क्या किया अपना 1941 जुलाई में सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया। नाउ अब इससे हुआ क्या कि जब ये अपनी पूरी आर्मी लेके निकल गया तो ये जो जर्मनी था, क्या था आपका जर्मनी, इसमें एक था आपका वेस्टर्न हिस्सा, एक था आपका ईस्टर्न हिस्सा। तो ये वेस्टर्न हिस्सा जो है वो इंग्लैंड वालों के लिए खुल गया और ये जो ईस्टर्न हिस्सा था यहाँ से आकर के, अब देखो क्योंकि ये ईस्टर्न यूरोप पे जाके हमला करने लग रहा है तो ईस्टर्न वाला जो हिस्सा था वो यहाँ पे खुल गया सोवियत यूनियन के लिए, ठीक है। किसके लिए खुल गया? सोवियत यूनियन के लिए खुल गया कि अब वो दोनों क्या है यहाँ पे आकर के हमला कर सकते थे आराम से, क्योंकि तुम अपनी सारी आर्मी लेके उसके ऊपर हमला करने चले गए हो ईस्टर्न यूरोप के पास। तो ईस्टर्न वाला हिस्सा छूट जाएगा ना, क्योंकि ये वेस्ट रशिया है, ठीक है, ये आपका वेस्ट सोवियत यूनियन है, ये ईस्ट सोवियत यूनियन है। ये अपनी आर्मी लेके भाई साहब यहाँ पहुंच गए हैं, तो यहाँ वाला हिस्सा तो यहाँ पे आक्रमण करेगा ही ना। और ये इंग्लैंड के पास में है तो इंग्लैंड यहाँ पे हमला करने बैठ गया। समझ में आ रहा है सिनेरियो कैसा है? तो बस ये मौका यहाँ पे इंग्लैंड ने भी नहीं छोड़ा और आपका सोवियत यूनियन तो कैसे भी छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये इससे लड़ रहे हैं ऑलरेडी। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड ने तो यहाँ पे एरियल बॉम्बार्डिंग करी, ठीक है, क्या करा? एरियल बॉम्बिंग की। बट ये जो आपका सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन ने क्या किया, इनकी आर्मी हुआ करती थी जिसका नाम था, ध्यान देना आर्मी का नाम क्या है, इस आर्मी का नाम हुआ करता था सोवियत यूनियन रेड आर्मी। तो ये आर्मी क्या है, बहुत पावरफुल हुआ करती थी उस टाइम पे। इसने हमला किया यहाँ पे इसके ईस्टर्न एरिया पे और हुआ क्या कि यहाँ पे जो भी सैनिक थे उनको यहाँ पे बहुत मतलब इनकी मार लगा के इनको पीछे खदेड़ दिया। और यहाँ पे जो हिस्सा था इसका नाम हुआ करता था इस जगह का स्टालिनग्राड, ठीक है। इस स्टालिनग्राड के हिस्से को तो इन्होंने कैप्चर कर ही लिया। किसने? सोवियत यूनियन रेड आर्मी ने। इन्होंने इसके सैनिक को, जर्मनी के सैनिक को इतना भगाया कि यहाँ पे जो बर्लिन था, बर्लिन पता है ना, जर्मनी में जो बर्लिन इसका बेसिकली राजधानी है अब, तो यहाँ पे इनके सैनिकों को, जर्मनी के सैनिकों को खदेड़कर इन लोगों ने यहाँ तक भेज दिया और ये जो ईस्टर्न हिस्सा था जर्मनी का, ये पूरा यहाँ पे कैप्चर कर लिया सोवियत यूनियन ने और पूरा इसको यहाँ पे राज किया अगले 50 साल तक, अगले 50 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ पे राज किया है। तो देख रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर था इसका हिटलर का कि भाई तुम आक्रमण करने वहाँ चले गए, अपना सारा कुछ खुला छोड़ दिया और फिर लो भाई यहाँ पे सब कहानी खत्म हो गई। तो इतनी सी बात समझ में आती है क्या कि यहाँ पे बेसिकली अब जो है सोवियत हेगेमोनी हो गई थी, ये पूरा यहाँ पे सोवियत का पूरा राजपाट हो गया था। क्लियर हो गई? इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। नाउ इसके बाद क्या हुआ कि अब चूंकि इसने पहले पोलैंड पे जब आक्रमण किया 1939 के आसपास से, यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक बोला जाता है? 1939 से 1945 तक। तो ये सब कहानी चल रही थी, ये सब वर्ल्ड वॉर के बीच में ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे यूएसए ने बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट दिखाया नहीं। यूएसए ने, अगर आपको याद हो, पहले वाले वर्ल्ड वॉर में भी ये 1917 में घुसा था, लेकिन अब जो है यूएसए ने इसमें कोई भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यहाँ पे यूएसए की जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उससे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी। तो अब जो है यूएसए बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा है, इसने वॉर में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं किया।
लेकिन यहाँ पे ये जो जापान था, मैंने आपको बताया ना जापान किसका साथ दे रहा था, जर्मनी का, और हिटलर का साथ दे रहा था जापान। तो जापान जो है उसने वेस्ट वेस्ट चाइना सी पे भी, वेस्ट चाइना पे और उधर का जो सी वगैरह था इस पे भी इसने अपना जो है एक तरीके से पूरा इसको अपने अंडर ले लिया था। आपको पता है जापान उस टाइम पे बहुत फियर्स हुआ करता था। जब तक जापान पे बॉम्ब नहीं गिरा ना तब तक जापान वॉज वेरी क्रूअल। आपको पता है, अभी इसकी आपको मैं बताऊंगा कहानियां जापान की, इसने बहुत कुछ मतलब जुल्म वगैरह किया है लोगों पे। तो खैर, बट स्टिल ये फैक्ट है, अब जो भी है अब तो खैर सब कुछ ठीक हो गया है। देखो, तो भाई जापान ने यहाँ पे ये सब किया। इसके अलावा कई सारे इसने हमले करवाए पैसिफिक सी में, जो यूएस पैसिफिक सी में जो आपका यूएसए का नेवल बेस था, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमले करवाए, बट इन सब चीज़ों से परेशान होके यहाँ पे क्या हुआ कि देखो अब इसने और क्या किया था देखो इन सब चीज़ों से यूएसए परेशान तो हो ही रहा था, लेकिन बाद में क्या किया जापान ने, पर्ल हार्बर नाम का एक यहाँ पे बेस था, ठीक है। क्या नाम था? पर्ल हार्बर नाम का। इसके ऊपर यहाँ पे जापान ने बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग वगैरह करवाई और पूरा मतलब तहस नहस करके रख दिया पर्ल हार्बर को। तो इससे यूएसए बिल्कुल यहाँ पे भड़क गया और फिर ये वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। अच्छा, एक बात याद रखना, वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ था? मई 1945 में, जब यहाँ पे फाइनली हिटलर हार गया था। 1945 में क्या हुआ? हिटलर हार गया और जो जापान था उसके ऊपर 2 बॉम्ब गिराए गए यूएसए के द्वारा, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब थे। आपको पता होना चाहिए उन दोनों का नाम क्या था। एक था आपका फैटमैन, एक था लिटिल बॉय, ठीक है। एक क्या था? अरे यार क्या लिख दिया, फैट मैन था और एक था आपका लिटिल बॉय, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना और इनके बारे में एक दो बातें और याद रख लो कि फैटमैन जो है वो ज़्यादा यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा बॉम्ब ज़्यादा मैग्नीट्यूड का था या फिर कौन सा ज़्यादा जिसने ज़्यादा तबाही मचाई, वो था आपका फैटमैन, ठीक है। और कहाँ पे गिराया गया था? हिरोशिमा एंड नागासाकी में। अगर मैं आपसे पूछूं हिरोशिमा में कौन सा गिराया गया और नागासाकी में कौन सा गिराया गया, तो याद रखना ये आप कि हिरोशिमा में आपका ये लिटिल बॉय गिराया गया था, ठीक है। लिटिल बॉय हिरोशिमा में और फैटमैन आपका नागासाकी में। ये चीज़ कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो स्टिल आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर इसके बारे में वैसे साइंटिफिक क्वेश्चन बन जाएगा वो, तो आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। इसका वेटेड वगैरह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो खैर, आपको अब समझ में आया कि ये 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे एंड होता है। जर्मनी में जो आपका हिटलर होता है ये यहाँ पे डिफीट हो जाती है, इसकी हार हो जाती है एंड जापान के ऊपर तहस नहस हो जाता है। जापान भी तो एक टाइप से आपका जर्मनी और जापान दोनों ही हार जाते हैं। नाउ यहाँ पे आपकी थोड़ा सी बातें करनी पड़ेगी हमें इनकी आइडियोलॉजी की, कि ये जो नाजी आइडियोलॉजी थी वो थी क्या, यानी कि हिटलर किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, या फिर इसकी इनकी आइडियोलॉजी को वैसे बोला जाता था द नाजी वर्ल्ड व्यू, ठीक है। द नाजी वर्ल्ड व्यू बोला जाता था जिस आइडियोलॉजी पे ये काम किया करते थे, वर्ल्ड व्यू है ये, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। अब ये बेसिकली नाजी वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या है यार? जब भी यहाँ पे आप बात करोगे नाजीज की या फिर इनकी आइडियोलॉजी की, तो आप जब भी हिस्ट्री में देखोगे ना, तो जर्मन्स ने ज्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे अत्याचार किया और ज्यूज को मतलब हर जगह मारा पीटा गया, इनको ख़त्म करने की बात भी करी गई। बेसिकली ये हिटलर बोलता क्या था, या फिर ये जो नाजी लोग थे वो क्या बोलते थे कि हम ये जो डार्विन है या फिर जो स्पेंसर है, इन लोगों ने जो अपना प्रिंसिपल दिया है हम तो उसको ही फॉलो कर रहे हैं। अब समझना, यहाँ पे डार्विन ने बोला क्या था? डार्विन ने बोला कि यार जो सर्वाइवल है ना, अब जैसे कि अगर हम डार्विन की बात करें तो उसका कहना ये था कि जो एवोल्यूशन है उसमें जैसे एवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम देखें, डायनासोर थे, पहले डायनासोर मर गए, फिर एवोल्यूट होके और भी चीज़ें बनी। मंकीज थे, वो एप्स बने, फिर एप्स जो है वो आपका ह्यूमंस में एवोल्यूशन हो गया उनका। तो इन्होंने क्या बोला था डार्विन ने एक्चुअली में, कि चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी अपने आप को एडेप्ट करेगा, यानी कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी अपने आप को उसमें बैठाएगा, एडेप्ट करेगा, वही अपना आगे बढ़ पाएगा, ठीक है, वही जिंदा रह पाएगा, बाकी सब लोग खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहना इन दोनों का मिलाकर था। अगर आपसे ये पूछा जाए पर्टिकुलरली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ये जो लाइन है ना यार, ये स्पेंसर ने दी थी। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि डार्विन ने दी थी, बट स्पेंसर ने दी थी,
ठीक है। डार्विन ने ये बोला था कि धीमे धीमे एवोल्यूशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर सेलेक्ट करती है कि भाई कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा, ये इनका कहना था। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि डार्विन ने क्या बोला था कि जो भी प्रोसेस हो रही है एवोल्यूशन की या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की, एक वहां पे उनका मीनिंग आ रही थी, तो वहां पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की इन्होंने बात नहीं बोली, ठीक है ना। कि इन्होंने ये नहीं कहा कि आपका ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, जो भी है वो नेचर का सिलेक्शन होगा। कैसा होगा? नेचुरल सिलेक्शन होगा। अगर आप देखोगे तो इनका पर्टिकुलर शब्द यही थे कि नेचर सेलेक्ट करती है कि कौन किसका कैसा एवोल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉलिटिशियंस थे या फिर ये जो नाजीज लोग थे, इन्होंने इसको गलत ले लिया। इनकी क्या थिंकिंग बन गई कि इन्होंने कहा, जैसे ये बोल रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो यही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी जो सबसे ज्यादा फाइनेस्ट होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे चतुर चालाक होगा या फिर सबसे अच्छा होगा, सबसे पावरफुल होगा, जिसके पास सुप्रीम पावर होगी, वही जिंदा रहेगा, बाकी सब लोगों को मार के फेंको। तो इनका मानना क्या था कि जो जर्मन आर्यंस हैं वो सबसे टॉप पे हैं। इनका देखो, अब ये लोग क्या बोलते थे, ये लोग यहाँ पे रेसिज्म को बहुत फॉलो करते थे, ठीक है। रेसिज्म को बहुत फॉलो किया जाता था, यानी कि रंग भेदभाव की जो नीतियां होती हैं ये इन लोगों ने अपनाई। इन्होंने क्या कहा, जो नॉर्डिक होते हैं, जो नॉर्डिक जर्मन्स होते हैं, नॉर्डिक जर्मन्स कैसे होते हैं, ये ब्लू आईज होती हैं इनकी। नॉर्डिक जर्मन्स ये थोड़े से ब्लू आईज होती हैं इनकी, और ये गोरे कलर के होते हैं, ब्लॉन्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है। कैसे होते हैं? ब्लॉन्ड। तो ये ब्लॉन्ड टाइप, ये तो गर्ल के लिए किया जाता है। ब्लॉन्ड जो होते हैं वो उनको बेसिकली इन्होंने बोला कि ये लोग सबसे टॉप लेवल पे रहेंगे। फिर कलर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वो नीचे आते जाएंगे, और सबसे नीचे जो है वो जूस हैं। तो इन्होंने कहा जूस को मार काट के फेंको, क्योंकि अब ये क्या बोल रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट है वही रहेगा, इसको तो हम मार सकते हैं इसलिए। तो इन लोगों ने इनकी बहुत बुरी कंडीशन कर दी, और यही था नाजीज का आर्ग्यूमेंट कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वही सर्वाइव कर पाएगी। जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, यानी कि ये लोग बोलते थे हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि हम क्या है, आर्यंस हैं, और बेसिकली नॉर्डिक जर्मन आर्यन या फिर आर्यंस को ये कहते थे सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए इन्होंने नाजीज लोगों ने जो है अपना ज्यूज लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया। यहां से आपके 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ अब और बातों की बात करते हैं। हिटलर यहाँ पे क्या चाहता था कि जितने भी जर्मन्स है ना, जितने भी जर्मन्स हैं, जर्मन्स को क्या समझते थे, ये लोग सबसे ऊपर हैं जो आर्यन जर्मन्स हैं, तो ये सब लोग पूरी एक प्लेस पे इकट्ठा हो जाएं, ठीक है ना। ये सब लोग मिलके राज करेंगे, एक जगह कंसंट्रेट हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हम बाकी के लोगों को यहाँ पे उनके ऊपर हम आक्रमण करेंगे, और फिर हमें क्या मिलेगा, लिविंग स्पेस मिलेगा। लिविंग स्पेस का मतलब था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जगह मिलेगी हम उतना जोग्राफिकली स्टेबल जो है हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने ऐसी यहाँ पे इनकी आइडियोलॉजी रहा करती थी, इसलिए ये क्या करता था, जगह जगह आक्रमण करके अपना उस जगह को जर्मनी में मिलाने के चक्कर में रहता था। आई होप आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी कि इनकी एक बेसिक आइडियोलॉजी थी क्या। तो और अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नाजीज ने किन 2 ग्रुप में सभी के सभी लोगों को बांट दिया था, एक को इन्होंने कहा, एक क्या है, एक ग्रुप है डिजायरेबल का, एक ग्रुप है नॉन डिजायरेबल का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या सारे जर्मन डिजायरेबल थे, तो याद रखना सारे जर्मन भी डिजायरेबल नहीं थे। ये क्या बोलते थे, सिर्फ वही जर्मन डिजायरेबल हैं जो प्योर हैं। प्योर से इनका मतलब था कि वो आपके ब्लॉन्ड होने चाहिए, उनका कलर हो और ये सब चीजें प्योर हो और एंड हेल्दी हो, ठीक है। प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, नॉर्डिक आर्यंस जो इस रेस से पर्टिकुलर बिलोंग करते थे, वही जो है इनकी नज़र में कैसे थे, डिजायरेबल थे। अब भले कोई जर्मन हो, सपोज करो कोई जर्मन है लेकिन वो मेंटली थोड़ा सा खराब है, उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर वो फिजिकली फिट नहीं है, तो उन सब लोगों को इसने किस में डाल दिया था कि ये जो है सारे नॉन डिजायरेबल हैं। और इनका मानना क्या था, जो डिजायरेबल लोग हैं ना वही जो है आपका क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्रेस करेंगे और यही लोग रूल कर सकते हैं, और इवन इनको ही जिंदा रहने का अधिकार है। बाकी की जो भी जो आपके नॉन डिजायरेबल हैं, इनफीरियर लोग हैं ना, या फिर आप ज्यूज की बात कर लो, ज्यूज की तो इन्होंने बहुत बुरी हालत करी। ज्यूज को ये क्या करते थे, एक चेंबर में डाल देते थे गैस के, और वो चेंबर में उनको मार दिया जाता था। पर्टिकुलर मतलब यही किया जा रहा था जैसे कीड़े मकोड़ों को उठा के गैस चेंबर में डाल दो और मार दो, यही कर रहे थे ये सारे के सारे लोग, ठीक है। ज्यूज के साथ में इवन जर्मन्स को भी बहुत मारा गया, जो लोग सुपीरियर आर्यन रेस से नहीं हुआ करते थे उनको मारा गया, ठीक है। तो ये चीज है। और बेसिकली ज्यूज को ये लोग क्यों इतना मारा पीटी करते थे, बिकॉज ज्यूज को ये लोग क्या मानते थे कि ये लोग बहुत ही ये लोग क्राइस्ट के लोग हैं, इन्होंने जो है सभी लोगों को मारा, इनकी थोड़ी सी मेंटल जो है कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए इन ज्यूज को बहुत घृणा करते थे, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा पॉइंट दिखे ना कि ज्यूज से घृणा करने वाला, या फिर ऐसा दिखे घृणा किससे करते थे, तो वहां एक आंसर आपका ज्यूज तो एनी हाउ होगा ही होगा,
ठीक है, आई होप आपको क्लैरिफाइड हो गई होंगी बातें। यहाँ पे 38 के बाद से पता क्या हुआ है, 1939 से लेके 45 तक ये जो आपका टाइम पीरियड चला है वर्ल्ड वॉर 2 का, यहाँ पे बहुत सारे ज्यूज को गैस चैम्बर्स में डाल के मार दिया गया, गोली मार दी गई, बहुत अत्याचार हुए। खैर कुल मिला के बात इतनी सी है। आगे बढ़ते हैं। तो जब इन्होंने यहाँ पे पोलैंड पे हिटलर ने आक्रमण किया 1940 के टाइम पे, तो यहाँ पे जितने भी लोग थे क्या किया, अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आता है। पोलैंड के लोगों में जो जर्मन्स थे, अब जहाँ पे ना पोलैंड में कुछ जर्मन लोग भी रहते थे जो कि प्योर जर्मन्स थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अनडिजायरेबल कैटेगरी के थे। तो जो यहाँ पे जर्मन थे उनको तो रहने का अधिकार इन्होंने दिया, पोलैंड को इन्होंने आक्रमण करके अपने अंदर ले लिया था, यानी कि जीत गए थे इसको, ठीक है। तो क्या किया, जो लोग अनडिजायरेबल्स थे उनको यहाँ पे भगा के एक जगह भेज दिया गया। इन्होंने क्या बोला, ये पूरा कंट्री हमारी है, इधर एक इतना सा हिस्सा है, यहाँ पे ये सारे अनडिजायरेबल रहेंगे और धीमे धीमे करके हम इनको मारेंगे। मारने के स्टेजेस भी थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। फिलहाल देखो, पोलैंड में एक जनरल गवर्नमेंट करके था, जनरल गवर्नमेंट वहां पे उसके अंडर भेज दिया जाता था इन सबको, और मारने की प्रोसेस में लगा दिया जाता था कि कैसे मारना है इनको, ठीक है। और इवन जो बच्चे होते थे इनके, अगर वो कोई वाइट बच्चा है, कोई लग रहा है जर्मन जैसा है, तो उसमें रेशियल टेस्ट करा के उसकी जात, मतलब एक उसका कलर का टेस्ट होता था, एक वो टेस्ट करा के जर्मन फैमिली में उसको पाला बड़ा किया जाता था। अगर टेस्ट वो पास नहीं कर पाया तो उसको अनाथालय में भेज के बाद वही उसको फिर मार देते थे, ठीक है। तो ये सब चल रहा था। नाउ अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, क्या क्या किस किस तरीके से मारा जाता था, क्या स्टेजेस थे, ठीक है। सबसे पहला स्टेज था एक्सक्लूजन का, ठीक है। किस तरीके से मारते थे वो ध्यान देना। पहला जो स्टेज था, स्टेज 1 लिखोगे इसे आप, स्टेज 1 थी एक्सक्लूशन की। अगर ये लोग यहाँ पे रेस, इनकी रेस अलग हुई, यानी कि ज्यूज लोग निकले ये, तो इनको क्या करा जाएगा, इनको ऐसा बोला गया कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग ए सिटीजन, यानी कि तुम हमारे साथ में नहीं रह सकते हो, सोसाइटी से निकाल के बाहर फेंको। दूसरा स्टेप हुआ करता था घेटवाइजेशन का, ठीक है ना, ध्यान देना ये वर्ड्स, क्या था, घेटवाइजेशन का था। देन घेटाइजेशन में बेसिकली किया क्या गया कि देखो, अब प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना। एक्सक्लूजन का जो प्रोसेस चली वो चली आपकी 1933 से 39 तक, ठीक है। इसके बाद में जब घेटाइजेशन का मतलब था, ये टाइम पीरियड था आपका 1940 से 44 तक का। यहाँ पे एक्सक्लूजन में क्या किया गया, जूस को निकाल दिया, इनको यहाँ पे एक लॉ भी लेके आए थे ये लोग, जिसे बोला गया न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप जब ये लेके आई 1935 में, तो यहाँ पे बस इन लोगों को सिटीजनशिप दी नहीं गई और निकाल दिया गया। घेटराइजेशन का मतलब था, इनको क्या बोला गया, जितने भी ज्यूज लोग हैं इनको क्या करना है, एक येलो स्टार ऑफ डेविड, येलो स्टार ऑफ डेविड अपनी छाती पे पहन के यहाँ पे घूमना है। आप कहीं भी जाओगे आपके पास ये येलो स्टार ऑफ डेविड लगा रहना चाहिए। इनके पासपोर्ट पे, इनके सारे डॉक्यूमेंट पे यही लगा रहता था, और इनको उठा के जितनी भी प्रॉपर्टी है इन लोगों की ज्यूज की, वो जब्त कर लेती थी सरकार, और इनको भेज दिया जाता था कैंप्स, कंसंट्रेशन कैंप में, या फिर एक एरिया जो इन्होंने अलग से बना रखा था, जैसा कि मैंने बोला, इनसे पूरा पैसा लेके सब कुछ करके इनको वहां पे भेज दिया गया, ठीक है। ये हुआ इनका 4 सालों में। इसके बाद की जो प्रोसेस हुई, जब अब देखो यार, पैसा है नहीं, कुछ है नहीं, खाने को देते नहीं थे, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी और बीमारियां बढ़ेंगी। तो ये सब इनके साथ हो रहा था इन 4 सालों में। तो यहाँ पे यार मैं क्या बताऊँ आपको, देखो यहाँ पे डेथ फैक्ट्रीज बनाई गई, ठीक है। क्या बनाई गई थी, डेथ फैक्ट्रीज बनाई गई थी, जहाँ पे साइंटिफिकली इजाद किया गया था कैसे लोगों को मारना है। इनको मालगाड़ी जो होती है ना, उसमें ढोके ले जाया जाता था सब लोगों को, और जो डेथ फैक्ट्रीज थी यहाँ पे ले जाके मार दिया जाता था, गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था, कपड़े उतरवा लेते थे सारे और गैस चैम्बर में डाल के मार दो, ठीक है। ये चल रहा था 1941 के बाद से, ये सब कहानी आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये सब इन्होंने, ये स्टेप्स थे इनके, किस तरीके से इन्होंने अत्याचार किया इन सब लोगों पे। तो ये स्टेप आप याद रखना। पहला जो स्टेप था एक्सक्लूजन का, फिर घेटवाइजेशन का। अच्छा, थर्ड स्टेप का नाम लिख लो, इसे बोलते थे एनाइहिलेशन, यानी कि पूरा तबाह कर दो। एनाइहिलेशन का स्टेप था थर्ड वाला। ईयर भी याद रखना, एनाइहिलेशन आपका 1940 से 44 तक ये सब हुआ, और 1941 के ऑनवर्ड सबको यहाँ पे, मतलब जो भी 1940 में लेके आए थे, 1 साल बाद इनको मारना स्टार्ट कर दिया गया, एक एक करके ले जाते थे और मार दिया जाता था, ठीक है। ये सब है। अब यार, अब देखो यार, ये हिटलर ने यहाँ पे दूसरी बात क्या की कि ये
मतलब एक तरीके से बहुत पागल था यार ये हिटलर। क्या इसने बोला कि अगर हमें अपने विचारों को आगे तक चलाना है तो आज के टाइम पे तो हमारे विचार चल रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक जो हमारा यूथ है उसमें हमारे आइडियाज़ नहीं पहुंचेंगे तब तक हम सक्सीड ही नहीं हो पाएंगे अपनी आइडियोलॉजी को पूरा आगे तक चलाने के लिए। तो इसने क्या किया, जितने भी यूथ थे जर्मनी में उन सब में सबसे पहले तो जो गुड जर्मन बॉयज़ थे, यानी कि गुड जर्मन बॉयज़, ध्यान देना, गुड जर्मन बॉयज़ को निकाला, यानी कि जो ज्यूज थे उनको तो कंसंट्रेशन कैंप में डाल ही दिया था, बाकी जो फिजिकली फिट नहीं थे उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं निकाल के बाहर कर दिया गया। उनको फिर यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट बुक में वही सब रहता था कि अपनी नाजी आइडियोलॉजी सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 14 ईयर्स का जैसे ही बच्चा हुआ ना उसको क्या किया जाता था, जंग वोल किया जाता था। अब ये जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछा गया है। जंग वोल का मतलब होता है कि जैसे 14 साल के नीचे का जो बच्चा है, 14 साल से कम का जो बच्चा है, उसको यहाँ पे एक नाजी यूथ ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाता था। किसमें, नाजी यूथ ग्रुप में। इसमें क्या होता था, उसे आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी कि नाजी लोग क्या होते हैं, जूस से हेट करना सिखाया जाता था, इन लोगों को मारना कैसे, इन लोगों को हटाना, ये सब सिखाया जाता था। और फिर 14 साल के बाद, 14 साल से 18 साल तक सिखाया जाता था कि तुम तो तुम्हें यानी कि बिल्कुल स्टील हार्टेड रहना है। बहुत कुछ इनको यहाँ पे रिगोरस ट्रेनिंग दी जाती थी, आइडियोलॉजी इनकी पूरी ध्वस्त कर दी जाती थी, और यही सिखाया जाता था कि तुम ही सबसे सुपीरियर हो, तुम्हें सबको अपने अंडर रखना है, ठीक है। यही बेसिक इसका मतलब है। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जितनी बातें बता रहा हूँ। और जैसे ही 18 साल के 18 साल के ऊपर होते थे, इनको क्या करना होता था, आर्मी ज्वाइन करनी होती थी या फिर कोई नाजी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अब आपका कि जो यूथ लीग है नाजीज का यूथ लीग है, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1922 में ही ये आपका स्टार्ट हो गया था, फाउंडेशन हुई थी इसकी, और इसके 4 साल बाद इसका नाम रख दिया गया हिटलर यूथ, ठीक है। हिटलर यूथ इस लीग का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम रख दिया गया था, ठीक है। और इवन ये लोग इतने मतलब इन आइडियोलॉजी में इतने गंदे तरीके से यार घुसाया गया था कि देखो, जो बॉयज़ हैं उनको और भी सुपीरियर रखा गया गर्ल्स के ऊपर। इन्होंने क्या बोला कि जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती थी कि तुम मैस्कुलिन रहो, तुम में बिल्कुल मर्दाना, तुम मर्द हो, तुम्हें मर्द की तरह रहना है, स्टील हार्टेड रहना है, बिल्कुल भी पिघलना नहीं है किसी भी बात पे, और तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, ज्यूज को बिल्कुल मार पिटाई करनी है और एग्रेसिव रहना है तुम्हें, ठीक है। ये सब सिखाया जाता था बॉयज़ को, और गर्ल्स को बोला जाता था कि तुम रेस, अब इवन इन्होंने क्या बोला, रेस देखो अलग अलग हो गई, ज्यूज और जर्मन तो अलग है ही सही, लेकिन इन्होंने क्या बोला, बॉयज़ भी अलग हैं, गर्ल्स भी अलग हैं। गर्ल्स को क्या करना है, इनको कुछ भी बॉयज़ के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, इनको बस प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन यहाँ पे लाके देने हैं और उनकी माता बनना है, ठीक है। यानी कि बी द गुड मदर, और यहाँ पे आप अच्छे गुड आयरन रेस के जो बच्चे हैं उनको पैदा करो, ये यहाँ पे गर्ल्स को सिखाया जाता था। इवन बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी, अगर आप देखोगे तो वीमार रिपब्लिक, अगर आपको याद हो वीमार रिपब्लिक कैसी थी, वहाँ पे वोट देने का राइट था बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने इतनी गंदी हालत कर दी थी कि वुमेन्स की हालत बहुत डिटोरिएट होने लग गई थी, ठीक है। ये बोलते थे कि बस गर्ल्स का रोल इतना ही है कि बस मदर, एक अच्छी माँ बनो और आर्यन बच्चों को पैदा करो, ठीक, ये था इनका। और इवन हालत ये आ गई, जैसा मैंने आपको बताया, इसने 2 चीज़ों में डिवाइड करके रखा था, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। तो जो वुमेन्स जो है डिज़ायरेबल बच्चे पैदा करती थी उनको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता था, जो वुमेन्स अनडिज़ायरेबल बच्चा पैदा करती थी उनको यहाँ पे पनिश किया जाता था। आप देख रहे हो, मतलब जो डिज़ायरेबल बच्चा पैदा करती थी वुमन, उनको यहाँ पे क्या बोला जाता था कि अगर आप 4 बच्चे पैदा कर रहे हो तो आपको क्या दिया जाएगा, एक ब्रोंज क्रॉस दिया जाएगा, ठीक है। ब्रोंज क्रॉस दिया जाएगा अगर 4 बच्चे पैदा किए हैं अच्छे डिज़ायरेबल वाले, और अगर 6 बच्चे पैदा किए हैं, अरे यार कहाँ है ये पेन, देखो देखो, हाँ, ये 6 अगर आपने पैदा किए हैं तो आपको सिल्वर जो है क्रॉस मिलेगा, और अगर आपने 8 बच्चे या ज़्यादा बच्चे पैदा करें तो आपको गोल्ड क्रॉस मिलेगा, ठीक है। तो मतलब बहुत ही इनकी गंदी आइडियोलॉजी थी, और इसलिए अगर आप देखोगे ना आज तक के पूरे इतिहास में, तो सबसे ज़्यादा हिटलर की तानाशाही को यहाँ पे कोसा जाता है। तो अब फिलहाल यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो ये देखो, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो नाजी पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी किस टाइम पे बन जाती है, तो 1932 के टाइम ये सबसे बड़ी पार्टी बन के बाहर आती है। 37% इसको वोट मिल जाते हैं, बताया था ना। देखो सारी की सारी चीज़ें, अब देखो सारी चीज़ें अब रिलेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हम जब एमसीक्यूज करते हैं ना, उसका मतलब है कि अब बस उड़ाने जा रहे हैं। देखो
मतलब आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा हम क्या क्या कर रहे हैं, अब क्या ही बार बार बोलूं। इस क्वेश्चन को देखो, यूएस एंटर्ड इनटू वर्ल्ड वॉर टू ड्यू टू, ये वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए क्यों एंटर कर गया था? ये एंटर कर गया था बिकॉज जापानीज लोगों ने यहाँ पे पर्ल हार्बर पे क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये करा दिया मैंने, ये क्वेश्चन भी करा दिया, ये भी करा दिया। अरे यार कल कितने करा दिए थे? कल सारे ही करा दिए हैं क्या? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी डन डन हो गया। चलो 1 मिनट पॉज करता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। फटाफट से अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा कि मैं लाइव क्लासेस बहुत कम लेता हूं। लाइव क्लासेस मैं लेता ही नहीं हूं। क्यों नहीं लेता हूं? बिकॉज यार मुझे क्या लगता है पर्सनली कि लाइव क्लासेस में टाइम वेस्ट होता है। क्या होता है भाई, टाइम का कंप्लीट वेस्टेज होता है। और मैं आपसे बोलता भी हूँ, कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड इवन अगर आप चाहो तो वीडियो को रिकॉर्ड, वीडियो जब आ जाती है उसके बाद रिकॉर्डिंग में 2x पे भी देख सकते हो। उसमें लॉस हमारा है, बट स्टिल टाइम अपना सेव करके रखो यार, चीज़ों का यूटिलाइज करो। टाइम सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर सोचते हो ना आज के टाइम की, यार ये चीज़ तो इतने की मिल रही है, ये जो आप देख रहे हो ना कि कहीं कहीं कोई 199 का दे रहा है, कोई 399 का, कोई 999 का कोर्स, तो वो चीज़ इतना मैटर नहीं करती है जितना मैटर ये करता है कि आप कितना टाइम लगा रहे हो। टाइम इज़ द अल्टीमेट थिंग। यू गाइज डोंट हैव टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम राइट नाउ, ओके? क्योंकि आपके पास ना अभी बस टाइम ही है मिला जुला के, और कुछ नहीं बचा है ना? खैर यार, अब समझाने की बातें कभी और करेंगे। इन व्हाट वेज डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीव अ डीप इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा था? सोल्जर्स वर पुट अबव सिविलियंस, पॉलिटिशियन लेड स्ट्रेस ऑन मैन टू स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, एग्रेसिव वॉर प्रोपागेंडा वॉज गिवन सपोर्ट। इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा देखो बात क्या हो रही है, आपका ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना वो सही हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यहाँ पे पॉलिटिशियंस ने कहा कि लोगों को मजबूत होना चाहिए। सोल्जर्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं सिविलियन से ज़्यादा देखा जाने लगा, क्योंकि ये युद्ध पे जाते हैं बेचारे या ख़त्म भी हो जाते हैं, तो सोल्जर्स की सबसे बुरी हालत होती है। ठीक है, एंड एक्टिव एग्रेसिव वॉर प्रोपागेंडा का यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? देखो क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है अबाउट वर्ल्ड वॉर 1? द सोल्जर्स led miserable lives in trenches, they faced poisonous gases, they were not ready to die for the glory of their country, या aggressive propaganda glorified war? तो यहाँ पे आपका फॉल्स कौन सा है? सी वाला, कि भाई वो लोग यहाँ पे रेडी थे भाई मरने के लिए, तभी तो वहां पे युद्ध में गए हैं, तो यही चीज है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डिड हेल्मस फादर किल हिमसेल्फ? अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो नाजीज थे वो दो टाइप की आइडियोलॉजी कर रहे थे, एक तो डिजायरेबल लोग थे, एक थे अनडिजायरेबल लोग। अब अनडिजायरेबल में अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, बताता हूँ। एक हेलमत नाम का लड़का था। इस हेलमत के पापा थे तो जर्मन जर्मन सोल्जर थे जबकि, लेकिन यहाँ पे जो जर्मन सोल्जर थे वो ये जो है जब जर्मनी हार जाता है ना, तो ये तो सैनिक थे, है ना, सोल्जर ही थे। तो इनको ये डर लगा कि जो अलाइड पावर है वो रिवेंज लेगी इनसे और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि इन्होंने देखा कि हमारे टाइम पे जब हम पावर में थे तो लोगों को हमने कंसंट्रेशन कैंप में डाला, गैस से जला दिया, देखा गैस में, सॉरी गैस से जलाई कैसे, गैस में, गैस चैम्बर में डाल के मारा। तो इनको यही डर लगा, तो हेलमत के पापा खुद को ख़त्म कर लेते हैं। ये आर्मी में रहते हैं, ठीक है, ये हेलमत एक लड़का होता है, ये कहानी है इसकी, और ये गोली मार लेते हैं अपने आप को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 26 वाला क्वेश्चन देखो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वॉज सेट अप टू ट्राई एंड प्रोसिक्यूट द नाजी वॉर क्रिमिनल्स? अच्छा, आप देखोगे ना तो मैंने ये जो चैप्टर पूरा ही कवर कर दिया, उसमें जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी ना वो बता दी हैं। दो चार आपको, दो तीन बातें ऐसी मिलेंगी जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो उसके साथ कवर हो जाएंगी। अल्टीमेटली आपको इसके बाद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वॉज सेटअप टू ट्राई एंड प्रोसिक्यूट द नाजी वॉर क्रिमिनल? नाजी वॉर क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई? यानी कि जो जब नाजीज लोग हार गए तो यहाँ पे इन्होंने इतना ज़्यादा जेनोसाइड किया था, इतनी ज़्यादा लोगों की हत्या की थी कि इन लोगों को यहाँ पे फिर पनिश किया गया। लेकिन टोटल 18 लीडर को ही यहाँ पे पनिश किया गया जो नाजीज थे। तो उन 18 लोगों को, या फिर बेसिकली उन नाजीज लोगों को पनिश करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था क्या बोलते हैं यार, ये अलाइड मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ठीक है, क्या बोलते हैं, अलाइड मिलिट्री ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। लेकिन कुल मिला के 18 लोगों को यहाँ पे सजा हुई, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि सब लोगों को तो सजा नहीं दे सकते हैं पूरे के पूरे किसी एक कंट्री को। तो अब इस क्वेश्चन को देखो बड़े ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल वर द जर्मन जीनोसाइडल वॉर? यानी कि जर्मन जीनोसाइडल वॉर जो है वो किन लोगों के खिलाफ लड़ा जा रहा था? अब आप देखोगे युद्ध दो जगह लड़ा जा रहा था। एक तो युद्ध आपका वॉर जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ में लड़ा गया, और जो जीनोसाइडल वॉर है वो हुआ था ज्यूज के साथ में। इनको यहाँ पे इकट्ठा करके खत्म कर दिया गया। तो ये सब कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो,
इसमें क्या पूछ रहा है कि इन 1917 वॉर लेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ अलाइज एंड डिफीट ऑफ जर्मनी बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ। अब मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि 1917 में किसकी एंट्री हुई थी, यूएसए की हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, जिसकी वजह से आपका जर्मनी जो है हार जाता है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई अगला देखो, यहाँ पे नीचे आते हैं थोड़ा सा। देखो, विच वॉज अ फीचर ऑफ हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी में क्या था? पहला ऑप्शन है ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933। ही डिसाइडेड नॉट अटैक एनी कंट्री, बिल्कुल गलत बात है। ही थैंक द लाइट पावर, बिल्कुल गलत बात है। तो ऑल तो ऑप्शन होगा नहीं कैसे भी। राइट आंसर क्या होगा, मैंने बताया भी था, इसने लीग ऑफ नेशन से पुल आउट कर लिया था 1933 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच इंसिडेंट परसुएडेड द यूएसए टू ज्वाइन द वार। यार ये क्वेश्चन क्या है आपका, हिटलर्स अटैक ऑन ईस्टर्न यूरोप, या फिर आपका हिटलर्स पॉलिसी ऑफ जीनोसाइड, हेल्पलेसनेस ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस, या फिर जापान का अटैक जो कि पर्ल हार्बर पे हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 31 वाला क्या है कि विच कंट्रीज लेड द अलाइड पावर। अलाइड पावर थी कौन कौन सी कंट्रीज, अब बताइए ये आप कमेंट करके मुझे। जिसने भी गलत आंसर दिया उसको वहीं आके उल्टा लटकाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। 32 वाला देखो, द रेड बैनर ऑफ नाजीज हैड अ सिंबल ऑफ। अब देखो यार, ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटीज में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि वो जो सिंबल था वो स्वास्तिक का था, लेकिन एक्चुअली में अगर आप अभी देखोगे जो इंडिया के डिप्लोमेटिक यहाँ पे अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें इंडिया ने साफ मना कर दिया है। फ्रांस के यहाँ पे राष्ट्रपति ने बोला था कि यहाँ पे जो है नाजीज का जो फ्लैग था उसमें स्वास्तिक का सिंबल है, बट इंडिया ने यहाँ पे उनको साफ साफ बोला कि भैया इसमें स्वास्तिक का सिंबल है नहीं। तो आई थिंक ये चीज़ अब एनसीईआरटी से भी हटा देनी चाहिए। इसका आंसर स्वास्तिक नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपका स्वास्तिक साइन होगा, क्योंकि वो साइन जो है वो मैंने आपको कल दिखाया भी था, वो साइन स्वास्तिक का नहीं है, ये वो ऐसा साइन है कुछ। ठीक है, तो ये स्वास्तिक साइन नहीं है। आपको पता होगा कि स्वास्तिक साइन जो है वो इस तरीके का होता है। तो खैर ये चीज़ें हैं, और अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में इंडिया ने इसको कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है। एनसीईआरटी को भी अब एज सून एज पॉसिबल इसको बंद करना चाहिए। मैं इसके रिगार्डिंग एक मेल भी भेज दूंगा एनसीईआरटी पे। खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वैन वॉज द नाजीज यूथ लीग फाउंडेड। तो ये नाजीज का जो यूथ लीग है वो कब फाउंड किया गया था, लिखाया हुआ है मैंने 1922 में ये यूथ लीग फाउंड हुआ था। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हु रॉट द फेमस बुक मे काम्फ। किसने लिखी थी भाई, मैंने आपको ये बातों बातों में ही बताया था, एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी, जिसमें इसने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 आफ्टर द जर्मन सरेंडर टू द एलाइज व्हाट वाज द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप। तो कहाँ पे, अब मैंने आपको बताया इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है वो आपका सेटअप किया गया था। अब ये कहाँ पे हुआ था, किस जगह, उस जगह का नाम आपसे पूछा गया है। तो इसको सेटअप किया गया था न्यूरेमबर्ग में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था, न्यूरेमबर्ग, जो कि जर्मनी का ही पार्ट था। लेकिन बताओ मुझे ये किसने जीत लिया था और कौन से ईयर में, कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 36 क्वेश्चन देखो, वेयर डिड द नेशनल असेंबली स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे किस जगह की नेशनल असेंबली ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। तो आपको पता होगा ये वीमार रिपब्लिक थी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया हुआ था, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिनारियो बिगड़ता गया और चीज़ें बिल्कुल बदल गई। वो सब आपने देखा, मैंने आपको जब बताई हैं सारी सारी बातें। तो 37 क्वेश्चन देखो, द ऑरिजिन ऑफ द वीमार रिपब्लिक कोइंसिडेड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द डैश ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। तो जैसे कि आपका मैंने आपको बताया था ना, जब वीमार रिपब्लिक पढ़ा रहा था कि वीमार रिपब्लिक को यहाँ पे अपोज कौन करने लग गए थे, तो ये लोग थे स्पार्टसिस्ट लीग। जैसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में, वैसे यहाँ पे जो स्पार्टसिस्ट लीग है ये उठ के खड़ा हुआ था। ठीक है, बात समझ में आती है, कोई गलती नहीं करोगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 38 वाला क्वेश्चन देखो, the world's largest stock exchange located in USA during 1924 and 29 was। तो देखो जो आपका 1924 और 29 की बात, तो यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो जो सब दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो फटाफट से, क्या पूछ रहा था, यूएसए एंटर्ड द वॉर ऑन डैश एस जापान बॉम्ब्ड पर्ल हार्बर। अब ये कौन सी डेट को एंटर कर गया था वॉर में, बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 दिसंबर 1941, क्योंकि 7 दिसंबर को यहाँ पे क्या किया गया था, पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने जो है क्या कर दिया था, अपना बॉम्बार्डिंग कर दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, 7 दिसंबर 1941 को यूएसए एंटर कर जाता है और ख़त्म कब हुआ था वॉर, 1945 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 40 देखो,
फटाफट से लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं ये। व्हेन डिड द ट्रूप्स ऑफ द यूएसएसआर लिबरेट ऑस्विच? यहाँ पे ऑस्विच को, यहाँ पे अब देखो ऑस्विच जो है वो किसका, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। जब मैंने आपको बताया कि ये अपना हिटलर जो है यूएसएसआर के ऊपर आक्रमण करने चला गया था, इन्वेड इसके ऊपर, तो ऑस्विच को इसने अपने अंडर ले लिया था। तो अब यूएसएसआर ने ऑस्विच को कौन से ईयर में लिबरेट करा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला फैक्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। देखो जनवरी 27 और आपका 1944, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, राइट 1945, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है और जर्मनी हार जाता है, बेसिकली नाजीज लोग अपना माथा टेक देते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड? सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट कब हुआ था, बताइए। ये मैं आपसे क्वेश्चन खुद पूछ रहा हूँ, इसका कमेंट सेक्शन में आप ही आंसर दोगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था, उसका महीना आपको बताना है। अभी ऊपर मैंने 1945 बताया ना, लेकिन मैं आपको महीना भी बता चुका हूँ थ्योरी कराते टाइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 42 व्हेन वाज हिटलर ऑफर्ड अ चांसलरशिप ऑफ जर्मनी द हाईएस्ट पोजीशन इन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट? हिटलर को चांसलरशिप कब ऑफर की गई थी, बताइए कौन से ईयर में ऑफर की गई थी। अब ये भी मुझे बताने की जरूरत है नहीं, कल मैंने आपको अगेन ये बताया हुआ था। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूँ, चलो ये भी कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 43 हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी वाज नेम्ड मे काम्फ? अगेन ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। व्हेन डिड द सोवियत आर्मी गिव अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट टू जर्मनी? सोवियत आर्मी ने जर्मनी को ह्यूमिलिएटिंग डिफीट कहाँ पर दी थी? न्यूरेमबर्ग में, वर्साइल्स में, स्टालिनग्राड में, या फिर आपका पर्ल हार्बर में? मैंने आपको अभी बताया था ना थ्योरी कराते टाइम की, जो स्टालिनग्राड था यहाँ से बिल्कुल भगा दिया था इन लोगों ने, कहा सोवियत आर्मी वालों ने, जो कि क्या कहलाती थी, सोवियत की रेड आर्मी। इनको खदेड़ते हुए बर्लिन तक पहुंचा दिया था। बताया था कि नहीं बताया था? चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 45 व्हाट, अरे यार कहाँ चला गया। व्हाट वाज द नाजी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज? जो 14 साल से कम के बच्चे थे उनके लिए क्या कहलाता था? जंग वोल्क कहलाता था। बताया था कि नहीं बताया था? और ये जो आपका गेटाइजेशन है और एनाइलेशन है, ये कौन कौन से स्टेप है? ये सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। पहली स्टेज का नाम क्या होता था, कमेंट करके बताओ। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। डैश पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? किसने बताया था? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर था, याद रखना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था, ना कि डार्विन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 47 वाला, देखो। व्हेन डिड जर्मनी इन्वेड पोलैंड? जर्मनी ने, अरे यार क्वेश्चन कहाँ चला जाता है ये, देखो। व्हेन डिड जर्मनी इन्वेड पोलैंड? जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कब किया था, कब आक्रमण किया था, बताइए कमेंट करके। बताओगे क्या? हाँ चलो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। 1 सितंबर 1939 को यहाँ पे जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 48 वाला क्वेश्चन देखो। अब ये देखो यार, ये बड़ी धमाकेदार चीज़ है, देखो यही मैं सोच रहा था क्वेश्चन रह कहाँ गया। अब देखो यार, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि इन्होंने बहुत अत्याचार किया ज्यूज के साथ, लेकिन जब ज्यूज लोगों पे थोड़ी सी स्टडी करी गई, ये लोग ना इतने ज़्यादा यार प्रताड़ित हो चुके थे कि जब इन लोगों की ड्रीम्स को स्टडी किया गया, जब ये ज्यूज लोग थे इनकी ड्रीम को स्टडी किया गया, डायरीज में इन्होंने क्या क्या लिखा था, वो सब चीज़ें जब देखी गई ना, और उसके ऊपर एक बुक निकाली गई, जिस बुक का नाम क्या था, थर्ड रीक ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। क्या था? थर्ड रीक ऑफ ड्रीम्स था। और ये बुक लिखी गई थी किसके द्वारा, तो याद रखना, ये बुक लिखी थी शार्लोट बेराड ने। क्लियर है? और इस बुक में ना यार जो लिखा गया वो यार बहुत ही भयानक चीज़ है। जो ज्यूज लोग थे वो कहीं ना कहीं, ये जो झूठ फैलाया जा रहा था ना कि ज्यूज बहुत बेकार हैं, ज्यूज को तो यहाँ पे पेन ही मिलना चाहिए, इनकी नाक में यहाँ पे बिल्कुल आयरन की रॉड डाल देनी चाहिए, डाल भी रहे थे वो लोग। तो ज्यूज लोगों को कहीं ना कहीं सपने में भी यही आता था कि हाँ शायद हम लोग खराब हैं, हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, हमें दर्द मिलना चाहिए, हमें गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए, यही उनके ड्रीम्स में आ रहा था। उनकी मानसिकता को इस तरीके से तोड़ दिया गया था कि मतलब इनके जो बस बुक के अगर इंसिडेंट्स को देखोगे तो मतलब आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। खैर इसके बारे में ये बस इतना ही फैक्ट याद रखना है कि शार्लोट बेराड ने लिखी थी ये, और ये सब बातें हैं इनकी। और एक इंसिडेंट के बारे में बात करनी है हमें, उसके बारे में आपसे 50th क्वेश्चन में ही बात करूंगा। 49 में देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन डिड द नाजीज प्रोक्लेम्ड द वेमार रिपब्लिक? ठीक है, वेमार रिपब्लिक को यहाँ पे कब हटा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो भैया ये किया गया था 9 नवंबर 1919 में, ठीक है। 1919 का टाइम पता ही होगा आपको। खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, डैश मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर ड्यूरिंग द नाजी रिजाइम? अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी लोगों को जब गैस चैम्बर्स में लेके जाया जाता था, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को? तो याद रखना, इस प्रोसेस को बोला जाता था
इवैक्यूएशन करना, ठीक है, क्या बोलते थे, इवैक्यूएशन करना बोलते थे। अब यार यहाँ पे जो ये प्रोपागेंडा फैलाया गया, यहाँ पे जो प्रोपागेंडा था ये नाजीज का, वो बहुत बड़ा प्रोपागेंडा था यार। इन लोगों ने क्या कर रखा था ना, क्या लिख दिया मैंने, ये प्रोपागेंडा, अरे यार स्पेलिंग, प्रोपागेंडा, ठीक है। तो ये जो प्रोपागेंडा फैलाया गया यार, ये बहुत ज़्यादा था। इन्होंने मीडिया में तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाया कि हम बहुत अच्छे हैं। इवन इन्होंने जो ये गैस चैम्बर वाला सिस्टम था यहाँ पे क्या कर रखा था, एक ऐसा बाथरूम सी बना दी थी, वहाँ पे एक नकली शावर लगा दिया था कि हम तो यहाँ पे इन्हें नहाने के लिए भेजेंगे। ऐसा मीडिया में बहुत कुछ दिखा रखा था कि हम बहुत अच्छे हैं, और अपने बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज निकाल रखी थी, लेकिन वहाँ पे ले जाके सबको मारते थे। और इन प्रोसेस को नाम दिया गया था, ये जो आप गैस चैम्बर में लेके जाते थे इसको बोलते थे डिसइंफेक्शन कर रहे हैं हम तो, ठीक है, कि ये आपके कीड़े मकोड़े हैं, इनको साफ कर रहे हैं, यही मतलब हुआ इसका। यूथनेशिया की यहाँ पे जो है प्रोसेस फॉलो की जाती थी, तो ये सब था जो कि ज्यूज को इन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अभी आप ये सोचो, जब किसी के सपने में ऐसे आ रहे हैं तो उसको कितना मेंटली तोड़ दिया गया होगा। तो बहुत बुरा सिनारियो चला है यार, सोच के भी रूह कांप जाएगी। अब लास्ट में कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको चुपचाप से लिख लो कि जब यूथनेशिया दे रहे हैं, इसका मतलब है किसको मारा जा रहा है। तो ये जो डिसेबल्ड लोग होते थे, ठीक है ना, मैं क्या बोला, जो लोग हेल्दी लोगों को प्रेफर करते थे, जो डिसेबल्ड जर्मन है, उनको, उनकी मास किलिंग को बोला जाता था यूथनेशिया। अगर ये बहुत सारे ज्यूज लोगों को मार रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जब बहुत सारे ज्यूज लोग हैं, इनको मारा जा रहा है, इनकी मास किलिंग हो रही है, तो उसे बोला जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट, क्या बोला जाता था इसे, स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है सीधा का सीधा, कि फाइनल सॉल्यूशन किसकी थी, जो ज्यूज लोगों की किलिंग होती थी उसे बोला जाता था, ठीक है। और आपका ये फाइनल जो सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन है, ये भी किसका होता था, ज्यूज का होता था, ठीक है। इनको एक और कुछ नाम दिया गया था, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें यार याद रखना। तो इतनी सारी कहानी रही है आपकी नाजीज़ की। पूरा चैप्टर आपका जो नाजिज्म है वो ख़त्म होता है, कैसे जो है जर्मनी में पहले वीमार रिपब्लिक आया, जर्मनी में जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हार गया, तो कैसे कैसे इसको ह्यूमिलिएशन हुआ, फिर आपका हिटलर आया, देन हिटलर की क्या कहानी रही, वर्ल्ड वॉर 2 आपका हो गया, ये सारी चीज़ें फिनिश हो गई। और ये जो 3 चैप्टर थे ना आपके, सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगाया जाता है, एक साल जो पूरा पढ़ाते हैं ना 9th क्लास को, तो उसमें से अगर आप बात करो तो 80% जो टाइम जाता है वो इन्हीं 3 चैप्टर्स में जाता है, और ये मैंने आपको 3-4 दिन में ही ख़त्म करा दिए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो सोच रहा था मैं कैसे क्या चीज़ें कराऊंगा, लेकिन अभी कंप्लीटली 3 चैप्टर आपके, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट एमसीक्यू, ये बहुत बड़ी बात है। तो खैर यार फिनिश हो गए हैं, अब आप लोग आराम से पढ़िए एंड एंजॉय करिए, और एंड करता हूँ सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।